हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 16। लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 15 में हम लोगों ने हाइगेंस के सिद्धांत द्वारा प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या की थी। आज की इस क्लास में हम लोग प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करेंगे हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर ही। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बच्चों, अब की बार ये बोर्ड परीक्षा में आने वाला ही क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग बिना मिस किए हुए वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। बच्चों, वीडियो देखने के बाद अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं को सिद्धांत को समझने के लिए हमने आपको हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत पढ़ाया है। अगर आप लोगों ने वीडियो देखी नहीं है तो लिंक उसका मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो फिजिक्स का बजरंग बाण के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी है 2024-25 की, उसमें आपको सीक्वेंस वाइज सारी वीडियोस मिलेंगी, जिसमें मैं आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रिवीजन की तैयारी करवा रहा हूँ। मतलब साथ में रिवीजन भी चल रहा है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। अपवर्तन की व्याख्या करेंगे आज हम, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा अपवर्तन की व्याख्या करेंगे। लेकिन उसके पहले हमें समझना होगा कि अपवर्तन क्या है, ठीक है। तो अपवर्तन को समझने के लिए हमने आपको बताया था, कल एक हमने वीडियो डाली थी, उसमें मैंने थोड़ा सा 2-3 मिनट का वीडियो था, उसमें हमने आपको केवल अपवर्तन ही बताया है, ठीक है। तो उसी पर आधारित ये भी है, लेकिन हम यहाँ पर हाइगेंस के सिद्धांत द्वारा अपवर्तन की व्याख्या करेंगे। तो अपवर्तन की व्याख्या का मतलब अपवर्तन के नियमों की व्याख्या करेंगे, ठीक है। तो अपवर्तन क्या है? अपवर्तन के नियम में हमने आपको बताया था 2 नियम कि जो है प्रकाश का अपवर्तन क्या है कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी वेग और दिशा क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी वेग और दिशा क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो इस हिसाब से उसके 2 नियम थे। अपवर्तन के कितने नियम थे? 2 नियम थे। पहला नियम था कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, ठीक है। पहला वो नियम था। दूसरा नियम हमारा क्या था? दूसरा स्नेल का नियम था, जिसमें हम लोग लिखते थे साइन आई बाई साइन आर बराबर में 1n2, या इसी को लिखा जाता था n2 बाई n1, ठीक है। तो ये n2 वाला ऊपर लिखा जाता है, n1 वाला नीचे लिखा जाता है। तो साइन आई बटे साइन आर बराबर 1n2, या इसी को लिखा जाता है n2 बाई n1। फिर हमने एक फार्मूला बताया था, चूंकि हम जानते हैं कि n बराबर होता है c बाई v। n क्या होता है? माध्यम का अपवर्तनांक। तो माध्यम का अपवर्तनांक बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो अगर 2 माध्यम है, एक विरल माध्यम है और एक सघन माध्यम है, ठीक, मान लीजिए 2 माध्यम है, तो इसमें अगर हम प्रकाश की चाल को v1 मान लें और इसमें प्रकाश की चाल को हम v2 मान लें, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम यहाँ पर बनाए n1 बराबर हो जाएगा c1 बाई v1 तथा n2 बराबर हो जाएगा c बाई v2। यहाँ c1 c2 करने का कोई वो नहीं होता है, क्योंकि c क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल को हम c से दिखाते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। तो ये मान अगर उठा के हम यहाँ पर रख दें तो हमें क्या मिलेगा? साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर बराबर में n2 बाई n1, या 1n2 बराबर हम लिखें n2 बाई n1। n2 बाई n1 की जगह क्या रखेंगे? n2 की वैल्यू ये है c बाई v2, और बाई n1 की वैल्यू ये है c बाई v1, ठीक। तो c से c कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से साइन आई बाई साइन आर हमें क्या मिलेगा? 1n2, और बराबर में v1 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, तो यह हो जाएगा v1 बाई v2, ठीक है ना। तो यहाँ से एक फार्मूला ये मिला आपको, एक फार्मूला ये मिला जो हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो आज की क्लास में जो हम लोग हाइगेंस के सिद्धांत द्वारा अपवर्तन की व्याख्या करेंगे, इस अपवर्तन में यही नियम आएगा हमारा, ठीक। साइन आई बाई साइन आर बराबर में 1n2 बराबर में v1 बाई v2, यही आएगा, ठीक है ना। और यही आ जाएगा तो हम कह देंगे कि हाँ अपवर्तन की व्याख्या
हो गई, क्योंकि ये क्या है, अपवर्तन का नियम ही है। ठीक है, इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, अपवर्तन के नियम को, अपवर्तन के दूसरे नियम को ही स्नेल का नियम कहा जाता है। तो इसी को हम लोग आज प्रूव करने वाले हैं। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो फटाफट ले लीजिए, इसके बाद हम नियम आपको बताते हैं। चलिए बच्चों, फिर अब हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत का उपयोग करते हुए हम लोग अपवर्तन की व्याख्या करते हैं। तो सबसे पहले इसका माना लिखेंगे। माना में क्या लिखेंगे कि हम मान लेंगे कि माना एक एक्स डैश एक अपवर्तक पृष्ठ है। ठीक है, या दो माध्यमों का सीमा पृष्ठ है, ऐसे कुछ मान सकते हैं। ठीक है, माना मैं आपको बोल दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आप लोग इसको आपके स्क्रीन में बगल में आ जाएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा उसका। ठीक है, यहाँ साइड में आ जाएगा। तो माना एक्स डैश से एक अपवर्तक पृष्ठ है जिस पर एक तरंगाग्र तिरछा आपतित होता है। हम मान लेते हैं जिस पर एक तरंगाग्र, एक समतल तरंगाग्र तिरछा आपतित होता है। या पहले मान लें कि ये अपवर्तक पृष्ठ है, तो ये इधर हो गया माध्यम 1 और ये हो गया माध्यम 2। ठीक है, दो माध्यम हम मान लेते हैं यहाँ पर। ये हो गया आपका माध्यम 2, ये माध्यम 1 है, इसको हम मान लेते हैं विरल माध्यम है, और इसको हम मान लेते हैं सघन माध्यम है। ठीक, क्योंकि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो वह अविलंब की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है। वही जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। ये है प्रकाश के अपवर्तन का नियम। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, अब हम मान लेते हैं कि एक तरंगाग्र जो है वो तिरछा आपतित होता है। तो इसमें तरंग की जो चाल होगी इसको हम मान लेते हैं v1 है, और इसमें जो तरंग की चाल है उसको हम मान लेते हैं v2 है। ठीक, अब यहाँ पर दो तरंगे हम डालेंगे। ठीक है, पहली तरंग हम मान लेते हैं ये आई है। ठीक, और दूसरी तरंग यहाँ से हम मान लेते हैं ये आई है। ठीक, दो तरंगे समांतर हैं, इसको हम और सीधा बना देते हैं ये। लेकिन यहाँ पर तरंगाग्र जो है वो तरंग संचरण की दिशा की क्या होता है, लंबवत होता है। तो यहाँ पर जो हम तरंगाग्र बनाएंगे ए बी, वो क्या होगा, इन दोनों, ये है तरंग संचरण की दिशा, ये क्या है, तरंग संचरण की दिशा। तो तरंगाग्र जो होगा इस तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होगा। तो हम मान लेते हैं ये तरंगाग्र है ए और बी। ये ए बी एक समतल तरंगाग्र है। ठीक, जब ए भी एक समतल तरंगाग्र है, ये कैसे आपतित हुआ है, इस पृष्ठ पर तिरछा आपतित हुआ है। ठीक है, इस पृष्ठ पर तिरछा आपतित हुआ है। इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं हम, यहाँ पे इधर की ओर। ठीक, ये है आपका एक्स डैश। अब जो है यहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगे। जब ये तरंगाग्र यहाँ पर आपतित हुआ, हम मान लेते हैं t बराबर 0 समय पर यहाँ पर आपतित हुआ इस बिंदु ए पर। ठीक, लेकिन t बराबर 0 समय पर इस वाली तरंग ने बिंदु ए को स्पर्श किया है, लेकिन इस वाली तरंग ने अभी ये पहले माध्यम में ही है। ठीक है, तो अब यहाँ से चूंकि तरंगाग्र जो है माध्यम के इस पृष्ठ पर आ गया है, तो यहाँ पर जो बिंदु होंगे वो द्वितीयक तरंग नए स्रोत का कार्य करेंगे, और यहाँ से क्या निकलेंगी, द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी। और द्वितीयक तरंगिकाएं दूसरे माध्यम में v2 चाल से आगे बढ़ेंगी। ठीक है ना, द्वितीयक तरंगिकाएं दूसरे माध्यम में v2 चाल से आगे बढ़ेंगी। ये बिंदु है ए। अब इस ए बिंदु पर हमें क्या चाहिए, अविलंब चाहिए, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश की किरण जो है वो दूसरे माध्यम में जाएगी। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं अविलंब। ठीक है, ये है अविलंब। अब प्रकाश की किरण को ऐसे सीधे जाना चाहिए, लेकिन सीधे न जाकर ये ऐसे थोड़ा झुक कर जाती है, ऐसे। ठीक, किस स्पीड से जाती है, v2 स्पीड से। ठीक है ना, ये थोड़ा झुक कर जाती है। जितने समय में हम मान लेते हैं t समय में ये यहाँ से यहाँ तक गई, कितने समय में, t समय में ये यहाँ से यहाँ तक गई। जितने समय में ये यहाँ से यहाँ तक गई, उतने ही समय में यहाँ से तरंगाग्र जो है आगे बढ़ता हुआ जाकर पृष्ठ के बिंदु बी डैश पर पहुंचता है। इसको मान लेते हैं ए डैश मान लेते हैं, ये बिंदु ए डैश पर पहुंचता है।
जितने समय में द्वितीयक तरंगिकाएं यहाँ से निकलकर यहाँ गई, उतने ही समय में यहाँ से तरंगाग्र बढ़कर जाकर ए डैश पर पहुंचा। अब ए डैश पर यहाँ से जितने, यहाँ पर देखिए दोनों का समय क्या है, बराबर है। जितने समय में द्वितीयक तरंगिकाएं यहाँ से यहाँ पहुंची, उतने समय में यहाँ से यहाँ पहुंच गई। ठीक है, तो इसमें समय बराबर हम लिखेंगे, चूंकि यहाँ पे समय जो लगा है टी समय लगा है, इसको कितना समय लगा है, टी समय लगा है, तो यहाँ पर भी कितना समय लगेगा, टी समय लगेगा। ठीक है, तो हम ये मानते हैं कि टी समय में कितनी दूरी चली है, तो ये बी ए डैश हमें निकालना है। तो हम जानते हैं चूंकि दूरी बराबर होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो दूरी हमें कौन सी निकालना है, बी ए डैश। ठीक है, बी ए डैश जब दूरी निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए बी ए डैश बराबर चाल क्या है, बी ए डैश आपका पहले माध्यम में, इसकी चाल यहाँ पर v1 है और समय क्या है इसका, t है। ठीक, v1 इंटू टी हो जाएगा। अब सेम दूरी यहाँ पर भी होगी। अगर हम इसको निकालें, हम क्या करते हैं, यहाँ पर ए को केंद्र मानते हैं और एक चाप यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, ए को केंद्र मानकर एक चाप यहाँ पर लगा देते हैं। ये चाप यहाँ पर इसलिए लगाते हैं क्योंकि अभी हमने बताया कि जितने समय में यहाँ से यहाँ पहुंची, उतने ही समय में यहाँ से यहाँ पहुंचेगी। क्योंकि इसमें ये है विरल माध्यम, इसमें लाइट की स्पीड v1 क्या है, ज़्यादा है, लेकिन ये है सघन माध्यम, तो इसमें लाइट की स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी। तो स्पीड कम होने की वजह से इसकी दूरी भी क्या होगी, इसकी अपेक्षा थोड़ा कम होगी। तो इतनी दूरी है, लेकिन इस दूरी के बराबर नहीं, थोड़ा सा कम लेकर हमने यहाँ पर ए को केंद्र मानकर एक चाप लगा दिया। अब इस चाप को हम क्या करते हैं, मान लेते हैं ये बी डैश है, ये चाप क्या है, बी डैश है, और फिर हमने ए डैश को बी डैश से मिला दिया, ए डैश को बी डैश से मिला दिया। ए डैश को बी डैश से मिलाएंगे, यही ए डैश बी डैश क्या है, आपका अपवर्तित तरंगाग्र है। ठीक है ना, क्या है, अपवर्तित तरंगाग्र। अब इस वाली किरण को भी आगे जाना है, क्योंकि यहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी, तो यहाँ पर भी हम क्या बना लेते हैं, एक अभिलंब, यहाँ पर अभिलंब बनाते हैं। अब प्रकाश की किरण को ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे न जाकर ये ऐसे सीधा निकलती है। ठीक है ना, यानी इधर की ओर ऐसे। इसको थोड़ा और नीचे कर दें हम, ये है माध्यम 2, माध्यम 2 कौन सा माध्यम, सघन, और इसमें प्रकाश की चाल जो है वो क्या है, v2 है। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा और नीचे कर दीजिए, ये अभिलंब की ओर झुकती हुई ऐसे सीधे चली जाएगी। ठीक है ना, ये ऐसे आप बना सकते हैं, और यहाँ पर इसको थोड़ा नीचे कर दीजिए। ठीक, ये हो गया आपका, यही ए डैश बी डैश क्या है, अपवर्तित तरंगाग्र है। अब इसमें हमने ये दूरी तो निकाल ली बी ए डैश, अब ये दूरी निकालते हैं कि ए बी डैश क्या होगा। तो वही फार्मूला इसी प्रकार यहाँ लिखेंगे, इसी प्रकार ए बी डैश, ए बी डैश, तो माध्यम में प्रकाश, इसमें चाल कितनी है, v2 है, ये v2 चाल से आगे बढ़ रहा है, तो v2, और समय कितना लगा, t। ठीक है, दोनों में समान समय लगा। जितने समय में यहाँ से द्वितीयक तरंगिका निकलकर यहाँ पहुंची, उतने ही समय में ये तरंगाग्र बढ़कर कहाँ पहुंच गया, ए डैश पर पहुंच गया। ठीक है ना, तो इस ये क्या हो गई, दोनों दूरी हो गई बी ए डैश और ए बी डैश। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोगों को। अब हम लोग यहाँ पर निकालते हैं कोण। देखिए, हम जानते हैं तरंगाग्र जो होता है, तरंगाग्र वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है, यानी ये पूरा कोण जो है वो कितना होगा, 90 होगा। ठीक, ये तरंगाग्र है और ये तरंग संचरण की दिशा है, दोनों लंबवत होंगे तो इनके बीच का कोण जो होगा वो 90 होगा। लेकिन ये है अभिलंब, ये क्या है, अभिलंब है, ये है आपतित किरण, तो ये वाला कोण क्या होगा, आई होगा। तो अगर पूरा 90 है और ये आई है, तो ये वाला जो कोण होगा, ये वाला होगा आपका 90 माइनस आई। ये कितना होगा, 90 माइनस आई। अब 90 माइनस आई ये वाला हो गया, लेकिन हमें ये वाला कोण चाहिए। अब देखिए, ये अभिलंब है, तो अभिलंब जो है इस पृष्ठ से कितने अंश का कोण बनाएगा, 90 अंश का। जाहिर सी बात है, अभिलंब जो है इस पृष्ठ से 90 अंश का कोण बनाएगा। तो हमें 90 में से ये इतना पता है,
कितना है 90 माइनस आई है, तो 90 में से 90 माइनस आई को जब माइनस करेंगे तो 90 माइनस 90 माइनस आई, इसको जब माइनस करेंगे तो यह आएगा 90 माइनस 90 और प्लस आई, 90 से 90 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला कोण कितना आ जाएगा आई आ जाएगा, यानी ये वाला कोण जो है हमारा ये क्या है आई है। ठीक है ना। ऐसे सेम यहाँ पर देखिए ये है अभिलंब, ठीक है, ये क्या है अभिलंब है, थोड़ा हम बड़ा बनाते हैं इसको, ये है अभिलंब। ठीक, तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का जो ये कोण है ये क्या है आर है। ठीक, अब ये है आपका तरंगाग्र, ये तरंगाग्र है और ये है तरंग संचरण की दिशा, तो तरंगाग्र तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है, तो पूरा कोण कितना होगा 90 होगा, ये इतना आर है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस आर हो जाएगा। फिर उसके बाद ये यहाँ से कितना कोण बना रहा है 90 बना रहा है और ये 90 माइनस आर है, तो पूरे 90 में से ये इतना अगर हम माइनस करेंगे तो देखिए 90 में से माइनस करेंगे 90 माइनस आर को, तो ये कितना आएगा 90 माइनस 90 और प्लस का आर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा केवल आर बचेगा, यानी ये वाला कोण जो है ये कितना हो गया आर हो गया। ठीक है ना, समझ में आया। इसको हम इरेज करते हैं, इसके बाद इधर करते हैं, देखिए आप लोग। चलिए देखिए बच्चों, यहाँ पे एक लाइन डालते हैं, एक लाइन डालते हैं और डेरिवेशन इसके आगे बढ़ाते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर एक चीज और है कि आई कोण कौन सा है बी ए डैश, चाहे तो हम इसको लिख सकते हैं चित्र से, दिख रहा होगा आप लोगों को यहाँ पर, चित्र से हम क्या लिख सकते हैं कोण बी ए डैश, ये कितना है आपका आई है, तथा ये यहाँ पर आई है, और ये वाला कोण कौन सा है बी डैश ए डैश ए, बी डैश ए डैश ए, या लिखिए ए डैश बी, कुछ भी लिखिए, बी ए डैश हमने लिखा है तो इसको लिखेंगे बी डैश ए डैश ए, बी डैश कोण बी डैश और ए डैश और ए। ठीक है, बी डैश ए डैश और ए, ये वाला कोण कितना है आर है। ठीक है, ये दोनों कोण हमने निकाल लिया। ठीक है, अब इन्हीं दोनों त्रिभुज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये क्या है समकोण त्रिभुज है, दोनों कैसे त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है। क्यों समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये है तरंगाग्र, ये है तरंग संचरण की दिशा, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं लंबवत होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये है तरंगाग्र, ये है तरंग संचरण की दिशा, तो ये दोनों भी क्या होंगे लंबवत होंगे, तो यानी यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है ना। अब ये दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज होंगे, तो हम ले लेते हैं त्रिभुज बी ए डैश व बी डैश ए डैश ए में। ठीक है, तो पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश में, ए बी ए डैश में। ठीक, अगर हम यहां से ये देखें ये 90 अंश है तो इसके ठीक सामने ये क्या होगा कर्ण होगा। ठीक है, और ये है थीटा तो इसके ठीक सामने ये क्या होगा लंब होगा। ठीक है, तो अगर यहां से हम साइन आई लेते हैं, साइन आई बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब आपका क्या है बी ए डैश और कर्ण क्या है आपका ए डैश, तो बी ए डैश बटे क्या हो जाएगा ए डैश। ठीक, बराबर में बी ए डैश की वैल्यू कितना है V1T, तो V1T बटे ए डैश, इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, दूसरा समकोण त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में इसी प्रकार तथा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डैश और ए डैश में। ठीक, ए बी डैश ए डैश में इसमें देखेंगे तो ये 90 अंश है, इसके ठीक सामने एक कर्ण है, ये आपका थीटा है, इसके ठीक सामने ये क्या होगा लंब होगा, तो साइन आर बराबर हम लिखेंगे, साइन आर बराबर लंब है आपका ए बी डैश और कर्ण है आपका ए डैश, तो ए बी डैश बटे ए बी डैश बटे ए डैश बराबर में ए बी डैश की वैल्यू यहां से रखेंगे क्या है V2 × T। ठीक है,
ये है आपका V2 इंटू टी बटे ए डैश, ठीक, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हमें लेकर आना है स्नेल का नियम। तो स्नेल का नियम लेकर आना है, इसलिए साइन आई बटे साइन आर हमें चाहिए। तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से डिवाइड कर देते हैं। समीकरण 1 को हम डिवाइड करते हैं समीकरण 2 से। ठीक है, अब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर, ठीक, बराबर में b1t बटे ए डैश पूरे का बटे साइन आर की वैल्यू v2t बटे ए डैश। ठीक, यहां से ए डैश कट जाएगा, टी से टी कट जाएगा। ठीक है, v2 का मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा, तो यहां पर हमें मिलेगा साइन आई बटे साइन आर बराबर में हम क्या लिखेंगे v1 बाई v2। ठीक, v1 बाई v2, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं, बस यही हमारा क्या आ गया, नियम आ गया। ठीक है, यही क्या है, स्नेल का नियम है। लेकिन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन आई बटे साइन आर। साइन आई बटे साइन आर को हम क्या लिख सकते हैं, 1n2। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं साइन आई, या करके आप लोग लिख लीजिए साइन आई बटे साइन आर बराबर में 1n2, और बराबर में इसको हम लिख सकते हैं v1 बाई v2, क्योंकि ये जो है ये 1n2 के बराबर है और यहाँ पर ये इसके बराबर है। इसका मतलब तीनों क्या है, आपस में बराबर है। यही क्या है, स्नेल का नियम है। यहाँ पर लिख लेंगे आप लोग कि यही स्नेल का नियम है, या यही अपवर्तन का दूसरा नियम है। यही अपवर्तन का दूसरा नियम है, यही अपवर्तन का दूसरा नियम है। तो हमने यहाँ पर हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत का उपयोग करते हुए प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करी। ठीक, और उसमें अपवर्तन का हमारा कौन सा नियम आ गया, दूसरा नियम आ गया, जो कि क्या है, साइन आई बटे साइन आर बराबर में 1n2 या v1 बटे v2। ठीक है, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है, v1, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है, v2 है। ठीक है, तो दोनों का अनुपात जो होता है उन माध्यमों के अपवर्तनांकों के अनुपातों के मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब, अब देखो n2 बाई, यहाँ पर देख हम आपको बताते हैं। देखिए एक लाइन डालते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1n2 को हम क्या लिखते हैं, 1n2 को हम लोग लिखते हैं, चूंकि हम लिखेंगे 1n2 बराबर होता है n2 बाई n1, n2 बाई n1, और 1n2 किसके बराबर है, v1 बाई v2 के। इसका मतलब ये भी क्या होगा, v1 बाई v2 के बराबर होगा। यानी दूसरे माध्यम, अगर पहला माध्यम के अपवर्तनांक है तो उसमें प्रकाश की चाल क्या है, v2 है। ये देखिए अपोजिट रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, अपोजिट रिएक्शन नहीं बोलेंगे, यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ पर देखिए अपोजिट संबंध है। ठीक है ना, कौन सा संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध हो रहा है। तो यहाँ पर हम ये भी जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण ये आपतित हुई है और अपवर्तन के पश्चात झुककर जा रही है तो कोण आई क्या है, बड़ा है, और कोण आर क्या है, छोटा है। कोण आर इधर भी होगा यहाँ पर। ठीक है, ये कोण आर क्या है, छोटा है। ठीक है, वैसे आपतित किरण ये बड़ा है, कोण आर क्या है, छोटा है। तो यहाँ पर से ये बात सिद्ध हो रही है कि स्पष्ट है कि इन दोनों में कैसा संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। v1 बाई v2 में कैसा संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है n2 बाई n1 से। तो इस हिसाब से इसका मतलब पहले माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है, ज्यादा है, और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है, कम है। तो पहले माध्यम में आपतन कोण ज्यादा है और दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण क्या है, कम है। तो इस हिसाब से हम लिख सकते हैं कि कोण I इज ग्रेटर देन कोण R। ठीक है ना, तो ये भी कंडीशन आती है कि जब प्रकाश की किरण विकिरण माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है, और उस दशा में एंगल I जो है वो बड़ा होता है किससे, कोण R से। यहाँ पर लिखेंगे यही अपवर्तन का नियम है, यही अपवर्तन का नियम है। ठीक, का नियम है। अब पहला नियम भी यहां से निकाल सकते हैं। पहला नियम कैसे आएगा, ये देखिए आपतित किरण है और ये है अपवर्तित किरण,
और ये है आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर हैं, ठीक है ना। तो पहला नियम और दूसरा नियम, यहां से हम दोनों नियम प्रूव कर दिए, ठीक है। तो ये हो गया हाइगेंस के सिद्धांत द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। आशा करते हैं कि आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा। वीडियो का स्क्रीनशॉट लीजिए। बाकी अगर आपको स्क्रीनशॉट लेने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों, आज की क्लास कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको कॉन्सेप्ट समझाया है। अगर कॉन्सेप्ट को समझने में कोई प्रॉब्लम होती है तो वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं, इससे आपको बेहतर समझ में आएगा। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग चाहे तो यहाँ टैग लगा लीजिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी बार, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है इसकी, तो आप लोग इसको जरूर तैयार कीजिएगा, ठीक है। बाकी भी कोई प्रॉब्लम होती है स्टडी से रिलेटेड, ठीक है, कोई भी दिक्कत होती है इसको समझने में, वीडियो को समझने में, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देंगे किसी भी वीडियो के नीचे, तो उसको मैं जरूर देखूंगा, ठीक है ना। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।